दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नरेंद्र यादव सिरयानी में। दोस्तों शिक्षक भर्ती ग्रेड थर्ड लेवल सेकंड 6 से 8 सामाजिक अध्ययन की जो अपना ये प्रश्न बैंक आया था, इसका हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है वो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर करवाया जा रहा है, जबकि पॉलिटिकल और ज्योग्राफी वाला पार्ट है वो डॉक्टर एस यादव ऑनलाइन फ्री क्लासेस का ये जो लिंक डाल रखा है इसके ऊपर करवाया जा रहा है। दोस्तों हमने अपने चैनल के ऊपर इकोनॉमिक्स के राष्ट्रीय आय वाले पार्ट को छोड़कर सभी पार्ट है वो अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न बैंक में से करवा चुके हैं हम हल। और जो हिस्ट्री वाला है उसके अंदर हम सल्तनत काल और मुगल काल अपने वन लाइनर वाली बुक में के से मैं उसके अंदर करवा चुका हूँ सॉल्व। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अपने लेवल 2 एसएसटी के अंदर 3 से 4% इस टॉपिक में से मिलेंगे और हमने इस बुक के अंदर 130% के आसपास इसमें डाले हैं। पूरे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 100% कवर किया है और हम 30-30 मिनट के लगभग 4 वीडियो के माध्यम से इस टॉपिक को पूरा क्लियर करेंगे। और जहाँ पर समझाने की बातें होंगी वहाँ पर चीज़ों को खुलकर समझाया भी जाएगा और जहाँ पर आवश्यक नहीं है वहाँ पर हम ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, 1885 में कांग्रेस की स्थापना से पूर्व गठित संगठनों के संबंध में असुमेलित है। दोस्तों 1885 के अंदर जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, यह पहला सबसे बड़ा संगठन था राष्ट्रीय आंदोलन के दृष्टिकोण से। तो इससे पूर्व कुछ अखिल भारतीय स्तर के संगठन या फिर कहें कि बड़े संगठनों की स्थापना हो चुकी थी, उनके बारे में कौन सा कथन असुमेलित है वो हमें छांटना है। ऑप्शन ए, पूना सार्वजनिक सभा 1870 के अंदर उसकी स्थापना हुई थी, बिल्कुल सही बात है। 1870 के अंदर महादेव गोविंद रानडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। ऑप्शन बी, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई थी, बिल्कुल सही बात है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 के अंदर सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1875 के अंदर, ये ऑप्शन गलत है, ये असुमेलित है, क्योंकि मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 के अंदर हुई थी, जिनकी स्थापना में पी आनंद चार्लू, सुब्रमण्यम अय्यर और राघव चेरियार ने योगदान दिया था। तो इसका अपना राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, ये असुमेलित है। ऑप्शन डी और देख लेते हैं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 के अंदर हुई थी। इनकी स्थापना फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलंग ने की थी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से असुमेलित है, यानी 3 ऑप्शन है वो सही है, एक असुमेलित है, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ऑप्शन नंबर ए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878, बिल्कुल सही बात है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है क्या, किसने लागू किया था। दोस्तों 1876 से 1880 तक लॉर्ड लिटन है, वह भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय थे और उनके कार्यकाल के दौरान ही उन्होंने ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 के अंदर लागू किया था। दोस्तों वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू करने का मुख्य उद्देश्य देसी भाषा के जो समाचार पत्र थे उनको ब्रिटिश शासन की नीतियों के विरुद्ध जनता को भड़काने से रोकना था। यानी कि देसी भाषा के जो समाचार पत्र थे वो ब्रिटिश शासन की नीतियों का खुलासा करते थे, तो उनके ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया। और इस एक्ट के तहत कोई भी समाचार पत्र है वह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई भी बात उनकी अनुमति के बिना नहीं लिख सकता था, और अगर ऐसा करेगा तो उसके ऊपर प्रतिबंध भी लगाया जाएगा और उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा, ऐसा इस एक्ट के अंदर प्रावधान था। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को गैगिंग एक्ट या फिर मुंह बंद करने वाला एक्ट भी कहते हैं, यानी प्रेस की स्वतंत्रता को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया। अगला ऑप्शन है भारतीय शस्त्र अधिनियम यानी आर्म्स एक्ट 1878, बिल्कुल सही है। भारतीय शस्त्र अधिनियम भी लॉर्ड लिटन ने पारित किया था और भारतीय शस्त्र अधिनियम के अंदर क्या था कि भारत के अंदर किसी भी व्यक्ति को बिना लाइसेंस के हथियार रखने के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। लेकिन यहाँ पर भी ब्रिटिश सरकार ने भेदभाव किया। जो अंग्रेज, जो अपने यूरोपीय जो नागरिक थे और जो अंग्रेज अधिकारी थे, उनको इस नियम के तहत छूट दी गई, जिसका भारत वालों ने विरोध किया। अगला ऑप्शन है बंगाल विभाजन 1900। दोस्तों ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि बंगाल विभाजन है वह 1900 में नहीं 1905 के अंदर हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। ऑप्शन नंबर डी, इल्बर्ट बिल विवाद 1883, बिल्कुल सही बात है। 1883 के अंदर तत्कालीन भारतीय गवर्नर जनरल और वायसराय लॉर्ड रिपन, जिन्हें महानुभाव रिपन के नाम से भी जाने जाते हैं, जो एक उदारवादी व्यक्तित्व के इंसान थे, बहुत उन्होंने अच्छे काम किए हैं भारत के लिए। तो इल्बर्ट बिल विवाद 1883 क्या है, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। दोस्तों इल्बर्ट बिल विवाद है, इसके अंदर क्या था कि लॉर्ड रिपन एक बिल लेके आए थे, जिसके तहत उन्होंने कहा कि भाई जो अपने फौजदारी मामले हैं ग्रामीण क्षेत्र के अंदर,
उनको अगर कोई यूरोपीय कोई नागरिक है, उनके विरोध कोई मामला है, तो भारतीय न्यायाधीश भी उसकी सुनवाई कर सकते हैं। जबकि इससे पहले तक ऐसा था कि यूरोपीय जो नागरिक है, उनके मामले की सुनवाई करने का अधिकार भारतीय न्यायाधीशों को नहीं था। जबकि यहाँ पर समानता के अधिकार यानी समानता की भावना का पालन करते हुए लॉर्ड रिपन ने इल्बर्ट बिल है वो पेश किया। और जैसे ही ये बिल आया, तो जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे, अंग्रेज नागरिक थे, सब ने इसका मिलकर विरोध किया। वो नहीं चाहते थे कि भारतीय न्यायाधीश भी हमारे मामलों की सुनवाई करें, तो उन्होंने जमकर विरोध किया और इन विरोध प्रदर्शनों के आगे लॉर्ड रिपन को झुकना पड़ा और उनको इल्बर्ट जो बिल था इसको वापस लेना पड़ा। भारतीय राजनीति में इसका प्रभाव ये है कि भारतीयों को इससे बहुत ज़्यादा सीख मिली। उन्होंने इस चीज़ को समझा कि अगर संगठित रूप से किसी भी गलत चीज़ का विरोध किया जाता है तो कैसे सरकार है वो झुक जाती है। तो दोस्तों इसके अंदर राइट आंसर आ जाएगा बंगाल विभाजन। ये 1900 में नहीं 1905 के अंदर हुआ था, लॉर्ड कर्जन के काल के अंदर। आगे बढ़ते हैं हम। दोस्तों जितना आवश्यक होगा उतना यहाँ पर आपको व्याख्या के माध्यम से बिल्कुल समझाया जाएगा। और देखो, सुनी हुई बात हमेशा याद रहती है, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनो आप। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 3, बंगाल विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1905 के अंदर, ऑप्शन नंबर बी 1905 के अंदर वायसराय कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन ने 1905 के अंदर बंगाल का विभाजन किया था। बंगाल एक बड़ा प्रांत था और उसको दो भागों के अंदर बांटा था, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल के नाम से। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन से संबंधित हम 4 से 5 प्रश्न यहाँ पर लगातार देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभ किया गया आंदोलन कौन सा था? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा स्वदेशी आंदोलन। अब हमें प्रश्न 2-3 जो प्रश्न बन रहे हैं सब मैं आपको यहाँ पर बात करता हुआ चलूंगा। बंगाल विभाजन कब किसके द्वारा लागू किया गया? कब और किसके द्वारा किया गया? 1905 में वायसराय कर्जन के द्वारा। बंगाल विभाजन के विरोध के अंदर कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया? स्वदेशी आंदोलन। ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न हमारा, बंगाल विभाजन के संबंध में असत्य कथन, यानी 3 कथन सत्य है, 1 कथन असत्य है जो हमें छांटना है। ऑप्शन ए, बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई। बिल्कुल सही बात है। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी। ऑप्शन बी, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन है, यानी भंग आंदोलन, यानी बंगाल का विभाजन के विरोध में जो आंदोलन आरंभ हुआ उसको स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है। ये 7 अगस्त 1905 को स्टार्ट हुआ था। बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन, बंगाल विभाजन का आदेश प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। यह भी बिल्कुल सही है। बंगाल विभाजन रद्द किया गया 1909 के मार्लिमेंटो अधिनियम में। ये अपना असत्य कथन है, क्योंकि बंगाल विभाजन है वो 1911 के अंदर जब महारानी मेरी और जॉर्ज पंचम भारत आए थे तो दिल्ली दरबार लगा था और उसके अंदर 1911 के अंदर इसको बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई थी। तो इनको एक बार फिर दोबारा से देख लो। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुई और 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ और बंगाल विभाजन का आदेश प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। और 16 अक्टूबर 1905 को पूरे देश के अंदर बंगाल विभाजन के विरोध में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6, निम्न में से असत्य कथन है, यानी 3 कथन सत्य है, 1 असत्य जो हमें छांटना है। ऑप्शन ए, बंगाल विभाजन, अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे प्रशासनिक सुविधा का तर्क दिया। बिल्कुल सही बात है। प्रश्न ये भी आ सकता है कि अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया? भाई अंग्रेजों ने कहा कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है और इसके प्रशासन के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इसका विभाजन अगर हम कर देंगे तो प्रशासनिक रूप से हमें अच्छी सुविधा रहेगी और इनका विकास ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। ये अंग्रेजों ने तर्क दिया था बंगाल विभाजन के पीछे। ऑप्शन नंबर बी, बंगाल विभाजन के विरोध में 16 अक्टूबर 1905 को पूरे देश के अंदर शोक दिवस के रूप में मनाया गया। बिल्कुल सही बात है। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन है वह इफेक्ट में आया था और इसी दिन 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। अगला ऑप्शन है, बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 1 सितंबर 1906 को की गई थी। दोस्तों ये ऑप्शन गलत है, ये असत्य कथन है। क्यों? क्योंकि बंगाल के अंदर राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना है वो 15 अगस्त 1906 को की गई थी।
ऑप्शन डी और देख लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर बंगाल विभाजन दिवस को राखी बंधन दिवस के रूप में मनाया गया। बिल्कुल सही बात है। रविंद्रनाथ टैगोर ने सुझाव दिया कि बंगाल विभाजन दिवस को हम एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। हम एक दूसरे के हाथ पर राखी बांधकर एक दूसरे की सहायता का वचन देकर हम इस दिवस को मनाते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 7। अंग्रेजों के बंगाल विभाजन के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों ऊपर वाले प्रश्न में हमने पढ़ा था 5 नंबर के अंदर कि अंग्रेजों ने तर्क क्या दिया था। तो अंग्रेजों ने तर्क दिया था प्रशासनिक सुविधा का, ठीक है। जबकि वास्तविक उद्देश्य क्या था वो हमें देखना है। ऑप्शन नंबर ए, बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाना। ऑप्शन बी, बंगाल का तीव्र आर्थिक विकास करना। ऑप्शन सी है इसके अंदर प्रशासनिक सुविधा। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अंग्रेजों के बंगाल विभाजन के पीछे का मुख्य उद्देश्य है वह बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाना था। ऑप्शन नंबर ए, यानी क्योंकि बंगाल है उसके अंदर राष्ट्रता की भावना सबसे ज़्यादा थी, तो अंग्रेज चाहते थे कि अगर हम बंगाल का विभाजन कर देंगे तो इससे इनके अंदर राष्ट्रता के अंदर बहुत ज़्यादा इनके अंदर फूट आ जाएगी, दो हिस्से हो जाएंगे, दो फाड़ हो जाएंगी और हमारे विरुद्ध ये जो आंदोलन हो रहे हैं इनके अंदर कमी आएगी। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, मुस्लिम लीग की स्थापना के संबंध में असत्य कथन है। दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना के संबंध में एक कथन असत्य है जो हमें छांटना है। इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुई। बिल्कुल सही बात है, फैक्ट याद कर लो, प्रश्न आ सकता है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब व कहाँ हुई? 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। इसकी स्थापना सलीमुल्लाह व आगा खान ने की थी। बिल्कुल सही बात है। लीग के प्रथम अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे। दोस्तों ये ऑप्शन गलत है क्योंकि लीग के संस्थापक अध्यक्ष तो सलीमुल्लाह थे जिन्होंने स्थापना की थी, जबकि अगर स्थायी अध्यक्ष की बात आएगी तो सर आगा खां इसके स्थायी अध्यक्ष थे। अगला ऑप्शन हमारा, लीग की प्रमुख मांग मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था करना था। बिल्कुल सही बात है। दोस्तों यहाँ पर हमें क्या क्या प्रश्न याद करने हैं वो एक बार फिर दोबारा से देख लेते हैं हम। मुस्लिम लीग की स्थापना कब और किसने की? 30 दिसंबर 1906 को ढाका में सलीमुल्लाह और आगा खान ने की। मुस्लिम लीग के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? सर आगा खान थे। मुस्लिम लीग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करना। और दोस्तों 1906 के अंदर हम यहाँ पर ये भी बात हमें याद रखनी है कि मुस्लिम लीग की स्थापना के पीछे की पृष्ठभूमि की बात की जाए तो अंग्रेजों ने जानबूझ के मुस्लिम लीग की स्थापना करवाई थी। ये चाहते थे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है इसके अंदर फूट पड़े, सांप्रदायिक भावना का विकास हो। और जब 1906 में इसकी स्थापना के साथ ही जब मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन की मांग रखी तो अंग्रेजों ने इसे सहर्ष स्वीकार किया और 1909 के मार्ली मिंटो अधिनियम के अंदर मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था दी गई। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 9। किस अधिवेशन के अंदर कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1907 के सूरत अधिवेशन में। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन था ये। देखो कांग्रेस के अंदर और 1885 से और 1907 तक की बात की जाए तो कांग्रेस के अंदर उदारवादी जो लोग थे उनका प्रभुत्व था। उदारवादी लोगों के बारे में अगर प्रश्न आए तो ये लोग शहरी पृष्ठभूमि से आते थे, पढ़े लिखे परिवार से थे, ग्रामीण जनता से इनका कोई लगाव नहीं था, उनकी बारे में इनको कोई जानकारी नहीं थी, अनुनय विनय की नीति अपनाते थे। अंग्रेज़ों के साथ ये अनुनय विनय की नीति के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से अपनी मांग मनवाने की कोशिश करते थे। और 1905 के अंदर जब बंगाल विभाजन हुआ तो उस समय से ही कांग्रेस के अंदर एक धड़ा और उभर के सामने आने लगा जो कांग्रेस की ये अनुनय विनय की नीति से बिल्कुल भी खुश नहीं था और जिनके अंदर मुख्य रूप से लाल बाल पाल का नाम आता है। और तभी से थोड़ा इनके बीच में थोड़ा मनमुटाव चल रहा था और अंततः 1907 के अंदर कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अंदर कांग्रेस है वह नरम दल और गरम दल के अंदर विभाजित हो गई। और एक प्रश्न यहाँ पे और आता है कि 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी। अब यहाँ पर मुख्य फैक्ट क्या है कि 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता है वो रास बिहारी घोष ने की थी, जबकि जो उग्रपंथी विचारधारा के जो नेता थे वो लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, ठीक है। और 1907 के अंदर जब सूरत फूट हो गई तो कांग्रेस के ऊपर फिर से उदारवादियों का कब्जा हो गया और जो उग्रपंथी विचारधारा के जो लोग थे वो इससे बाहर हो गए। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन उग्रपंथी विचारधारा के नेता नहीं थे? यानी कि 3 ऑप्शन वाले नेता हैं वो थे और एक ऑप्शन के अंदर उग्रवादी विचारधारा के नेता नहीं थे। देखो भाई, तो हम इसमें याद करते हैं कि उग्रपंथी विचारधारा के मुख्य नेताओं के अंदर एक तो लाल बाल पाल का नाम आता है।
लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और साथ में अरविंद घोष। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जिन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी 1876 के अंदर, और आनंद मोहन बोस ये दोनों उदारवादी विचारधारा के नेता थे। जबकि ऑप्शन ए देखो, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष ये उग्रपंथी विचारधारा के मुख्य नेता थे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11। उग्रपंथी विचारधाराओं के नेताओं के संबंध में असुमेलित है, यानी कौन से उग्रपंथी विचारधारा का नेता कहाँ से संबंधित है, ये प्रश्न इसके अंदर है। ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से, बिल्कुल सही बात है। बाल गंगाधर तिलक हैं वो महाराष्ट्र से संबंधित थे। इन्होंने मराठा व केसरी समाचार पत्रों का संपादन भी किया। इन्होंने गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव भी मनाना आरंभ किया था, और इन्हें बेताज बादशाह के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इन्होंने कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की। दोस्तों जो फैक्ट आपको महत्वपूर्ण लग रहे, महत्वपूर्ण क्या, जो बातें मैं बोल रहा हूँ अगर आप उनको थोड़ा नोट डाउन कर लो तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। पेपर में कोई प्रश्न वीडियो से बाहर नहीं आएगा, ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। अभी आपका काम है कि आप किस हिसाब से चीज़ों को समझ के और याद रख पाते हो, लेकिन मेरे हिसाब से सुनी हुई चीज़ें हमेशा याद होती है। तो लास्ट टाइम के अंदर ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण है। ये मत सोचो कि भाई ये तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये बातें आपको एग्जाम में ऐसे के ऐसे जो कि तुम आपको बिल्कुल याद रहेंगी। ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय पंजाब से संबंधित थे, बिल्कुल सही बात है। ये आर्य समाज से भी ये इनका जुड़ाव था, ये जुड़े हुए थे। ऑप्शन सी, अरविंद घोष मद्रास से संबंधित, ये ऑप्शन गलत है दोस्तों। क्यों? क्योंकि अरविंद घोष हैं वो बंगाल से संबंधित थे। और ऑप्शन डी, विपिन चंद्रपाल, ये भी बंगाल से संबंधित थे। तो इसके अंदर राइट आंसर है वो असुमेलित जो है वो ऑप्शन सी आ जाएगा, अरविंद घोष बंगाल से संबंधित थे। ऑप्शन प्रश्न नंबर 12, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कथन किसका था? तो ये कथन था बाल गंगाधर तिलक का। राइट आंसर आ जाएगा ए। अब बाल गंगाधर तिलक के बारे में हम थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। एक तो बाल गंगाधर तिलक हैं वो उग्रपंथी विचारधारा के प्रमुख नेता थे। होम रूल आंदोलन के दौरान इनको लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। वेलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा है। और बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के कोशिश से ही 1916 के अंदर लखनऊ अधिवेशन के अंदर कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के अंदर समझौता हुआ था, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था। और बाल गंगाधर तिलक ने एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल आंदोलन भी चलाया था। दोनों ने अपनी अलग अलग शाखाएं स्थापित की थी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 13। लोकमान्य तिलक के बारे में असत्य कथन है, कौन सा ऑप्शन गलत है लोकमान्य तिलक के बारे में? ऑप्शन ए, इन्होंने मराठा और केसरी समाचार पत्रों का संपादन किया, बिल्कुल सही बात है। इन्होंने 2 समाचार पत्र निकाले थे, मराठा और केसरी। ये जो मराठा था यह तो अंग्रेजी भाषा में था, और जो केसरी था वह मराठी भाषा में था। ऑप्शन बी, इन्होंने गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाना आरंभ किया था, बिल्कुल सही बात है। और ऑप्शन सी, 1908 के अंदर इन्हें 6 वर्ष की सजा सुनाकर इन्हें यरवदा जेल में डाला गया था। और ऑप्शन डी, इन्होंने गीता रहस्य और आर्ट ऑफ द वेदास नामक पुस्तक लिखी थी। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये असुमेलित है। इनको 1908 के अंदर 6 वर्ष की सजा सुनाई थी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इन्हें मांडले जेल के अंदर डाला गया था, ना कि इन्हें यरवदा जेल में डाला गया था। और इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना भी की थी, और आर्टिक होम ऑफ द वेदास, यानी इन्होंने वेदों का जो मूल स्थान है वो आर्टिक बताया था। ये भी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 14। इसके अंदर कुछ बुक दे रखी हैं, कुछ स्टेटमेंट हैं, उनके बारे में अपने को असुमेलित कथन है वो छांटना है। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड अरविंद घोष की पुस्तक है, बिल्कुल सही है। कमजोरी पाप है, कमजोरी मृत्यु है, हे राम मेरा देश कब आज़ाद होगा, ये ऑप्शन गलत है, ये असुमेलित है। क्यों? क्योंकि कमजोरी पाप है, कमजोरी मृत्यु है, ये स्टेटमेंट दयानंद सरस्वती का नहीं था, बल्कि यह स्टेटमेंट है स्वामी विवेकानंद का था। और स्वामी विवेकानंद उग्रपंथी विचारधारा के सुधारक थे। अगला ऑप्शन और देख लेते हैं हम। पंजाबी और अनहैप्पी इंडिया के संपादक लाला लाजपत राय थे, बिल्कुल सही बात है। तो इसके अंदर जो अपना असुमेलित कथन है वो ऑप्शन बी आ जाएगा, कमजोरी पाप है, कमजोरी मृत्यु है, ये स्वामी विवेकानंद का कथन था। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 15 है। क्रांतिकारी आतंकवाद के बारे में असत्य कथन है।
देखो इसको हम अच्छे से समझते हैं, क्रांतिकारी आतंकवाद के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर आपको इस शब्द से हो सकता है आपको आपत्ति हो, आतंकवाद। देखो आप शब्दों के जो बेसिक जो अर्थ होते हैं ना उनके ऊपर जाना चाहिए, हमें पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए। तो आतंकवाद शब्द को हम गलत तरीके से लेते हैं, तो हमें आतंकवाद की परिभाषा है वो अच्छे से समझनी चाहिए, उसके बाद में हमें इन चीज़ों के बारे में जानना चाहिए। तो हमें भावावेश में नहीं आना चाहिए। क्रांतिकारी आंदोलन इसको हम कर सकते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में असत्य कथन है। ऑप्शन ए, ये हिंसा में विश्वास करते थे, बिल्कुल सही बात है। ये व्यक्तिगत हमले और हिंसा के अंदर विश्वास करते थे। ऑप्शन बी, इन्होंने अंग्रेज अधिकारियों के ऊपर व्यक्तिगत हमले किए, ये भी बिल्कुल सही है। इन पर गांधी जी की विचारधारा का प्रभाव था, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये हिंसा में विश्वास करते थे, जबकि गांधी जी हैं वो अहिंसा के पुजारी थे, उनका हिंसा के अंदर किसी प्रकार का कोई विश्वास नहीं था। और ऑप्शन डी, ये बिल्कुल तुरंत परिणाम चाहते थे, बिल्कुल सही बात है। यानी क्रांतिकारी क्रांतिकारी विचारधारा के जो नेता थे, उनका जो भाई अपने राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर जो व्यक्ति थे, उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता था कि अंग्रेजों के ऊपर व्यक्तिगत हमले करके हिंसा का सहारा लेके उनके अंदर क्षोभ पैदा करना, ठीक है। और ये तुरंत परिणाम चाहते थे। जबकि जो उग्रवादी विचारधारा के नेता थे वो हिंसा में विश्वास नहीं करते थे, वो रचनात्मक कार्यों पर बल देते थे। विरोध प्रदर्शन करना, रैली निकालना, धरने प्रदर्शन करना, इन चीज़ों के अंदर वो ज़्यादा विश्वास करते थे। अगला प्रश्न हमारा, क्रांतिकारी आंदोलन के प्रमुख केंद्र थे पंजाब, बंगाल, महाराष्ट्र, उपरोक्त सभी। राइट आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। यानी क्रांतिकारी आंदोलन की जो घटनाएं हैं वो बंगाल में, पंजाब में और महाराष्ट्र में मुख्य रूप से हुई हैं। ये मुख्य केंद्र थे। अब देखो भाई, अब हमें थोड़ी सी ये समझना है कि क्रांतिकारी आंदोलन के कितने चरण थे। क्रांतिकारी आंदोलन के 2 चरण थे। पहला चरण था 1905 के बाद में, 1906 के बाद में, और लगभग ये 1910-11 तक रहा है, ठीक है। 1911-12 तक हम मान सकते हैं। और दूसरा चरण है वो 1922-23 से स्टार्ट हुआ और 1930-31 तक हम मान सकते हैं। अब दोनों चरणों के बारे में हम देखते हैं, दोनों चरणों की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो देखो भाई, क्रांतिकारी आंदोलन का जो पहला चरण है वह स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन के स्थगित होने के बाद हुआ। क्योंकि जैसे ही कोई आंदोलन चल रहा है और अगर वो स्थगित होता है तो फिर जो समाज के युवा होते हैं उनके अंदर एकदम से जोश आ जाता है कि ये आंदोलन स्थगित क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। इस वजह से वो फिर व्यक्तिगत हमले के ऊपर वो ज़्यादा फिर विश्वास करते हैं। तो एक तो जब बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1905 के अंदर, जब वह उस आंदोलन को दबाया गया तो उसके बाद में क्रांतिकारी आंदोलन का उद्भव हुआ, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और जो दूसरा चरण है वह महात्मा गांधी द्वारा जब असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था और उस समय चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को, 4-5 फरवरी 1922 को। उसके बाद में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो इससे नाखुश होकर भी युवाओं ने दूसरे क्रांतिकारी आंदोलन को जन्म दिया और क्रांतिकारी घटनाएं को अंजाम देना उन्होंने प्रारंभ किया। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 17। भारत में किसी भी यूरोपीय की प्रथम राजनीतिक हत्या थी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेग अधिकारी रेंड और एयरस्ट की। देखो भाई, 1897 के अंदर क्या हुआ कि 1896-97 के अंदर पूना के अंदर, ये यानी महाराष्ट्र के अंदर, अगर उस समय की बात की जाए तो बम्बई प्रांत के अंदर भयंकर अकाल पड़ा था। और वहाँ की जो सरकार भाई, जो वहाँ के जो अधिकारी थे, जो प्लेग अधिकारी हैं, 2 बना रखे थे, रेंड और आयस्ट, वो स्थिति से निपटने के लिए कोई विशेष कदम नहीं उठा पा रहे थे। इसलिए वहाँ की जनता के अंदर रोष व्याप्त था हालात को देखकर। और बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर, ये 2 भाई थे, इन्होंने 1897 के अंदर प्लेग अधिकारी रेंड और आयस्ट की हत्या कर दी। और भारत के अंदर किसी भी यूरोपीय की ये पहली राजनीतिक हत्या थी। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं, प्रश्न नंबर 18। प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस 1915 के तहत मुकदमा चलाया गया। करतार सिंह सराबा, विष्णु गणेश पिंगले, परमानंद पिंगले, उपरोक्त सभी। राइट आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। यानी कि प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस 1915, और अगर द्वितीय लाहौर षड्यंत्र केस की बात की जाएगी तो वह भगत सिंह और उनके साथियों के ऊपर चलाया गया था सैंडर्स हत्याकांड के विरोध के अंदर। तो ये हमें प्रथम और द्वितीय के बारे में याद करना है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 19। सावरकर बंधुओं को किस केस में काला पानी पोर्ट ब्लेयर स्थित सेल्यूलर जेल की सजा दी गई। देखो पहले तो ये समझो, काला पानी का मतलब है कि पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार के अंदर वहाँ पर एक जेल है, वहाँ पर किसी को बंद कर देते थे तो फिर वो वापस नहीं आ पाता था, इसलिए उसे काला पानी की सज़ा
के नाम से जाना जाता है। तो सावरकर बंधु यानी कि विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर हैं, इनको किस केस के अंदर काला पानी की सजा दी गई थी? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा नासिक षड्यंत्र केस। नासिक षड्यंत्र केस 1909 में हुआ था और इसके अंदर जो नासिक के जिला मजिस्ट्रेट थे जैक्सन, उनकी हत्या 1909 के अंदर अनंत लक्ष्मण कनेरे ने की थी और इसी केस के तहत सावरकर बंधुओं को काला पानी की सजा दी गई थी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 20, ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की? तो दोस्तों अनुशीलन समिति की स्थापना अलग अलग जगह पे हुई है, उनके हमें नाम याद करने हैं। यहाँ पर ढाका का पूछा है तो राइट आंसर आ जाएगा पुलिन बिहारी दास ने ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना की। और ढाका अनुशीलन समिति ने 1908 के अंदर बर्रा के अंदर डकैती डाली। ये महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर बनता है कि ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की? पुलिन बिहारी दास ने की थी और ढाका अनुशीलन समिति ने ही 1908 के अंदर बर्रा के अंदर डकैती डाली थी। अब दो तीन प्रश्न हमें यहाँ पर और याद करने हैं। एक तो अनुशीलन समिति की स्थापना मिदनापुर के अंदर ज्ञानेंद्र बसु ने की थी सबसे पहले, कोलकाता में पी वी मित्रा ने की थी और ढाका के अंदर पुलिन बिहारी दास ने की थी। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किसने किया? तो दोस्तों ये किंग्सफोर्ड हत्याकांड के नाम से जाना जाता है ये कांड, और इसमें राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1908 के अंदर। यानी कि किंग्सफोर्ड हत्याकांड कब हुआ? 1908 के अंदर हुआ। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था, लेकिन इनकी हत्या हो नहीं पाई थी, जबकि इनके जो सहयोगी थे केनेडी वे मारे गए थे और खुदीराम बोस है वो स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे। तो ये प्रश्न भी अक्सर पूछा जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद कौन थे? तो ऑप्शन तो अपना राइट आंसर आ जाएगा खुदीराम बोस। तो किंग्सफोर्ड हत्याकांड 1908 खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी से संबंधित थे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 22, निम्न में से असुमेलित है? दिल्ली षड्यंत्र केस 1910 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही नहीं है। देखो दिल्ली षड्यंत्र केस है यह 1912 के अंदर हुआ था, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ाएंगे, तो असुमेलित यही आ जाएगा यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन बी के बारे में पहले हम चर्चा करते हैं। अलीपुर षड्यंत्र केस 1908, किंग्सफोर्ड हत्याकांड 1908 और नासिक षड्यंत्र केस 1909 सब बिल्कुल राइट है। दिल्ली षड्यंत्र केस 1910 में नहीं था, बल्कि ये 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड होर्डिंग के ऊपर बम फेंका गया था और इसकी योजना किसने तैयार की थी? रास बिहारी बोस ने तैयार की थी। और 23 दिसंबर 1912 को कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने का दिन था। देखो भाई 1911 के अंदर जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी ने भारत के अंदर दिल्ली दरबार लगाया था और उसी समय इन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की थी। ठीक है, और इन्होंने राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की भी घोषणा की थी और 23 दिसंबर 1912 को कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने का दिन था और इसी दिन लॉर्ड होर्डिंग के ऊपर बम फेंका गया, जिनके सूत्रधार कौन थे? रास बिहारी बोस थे। और इसी के तहत 1912 के अंदर ही दिल्ली षड्यंत्र केस इनके ऊपर चलाया गया था। अगला प्रश्न हमारा, इंडिया हाउस की स्थापना कब और किसने की? तो अपना राइट आंसर आ जाएगा 1905 के अंदर श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। अब थोड़ा सा हम श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में देख लेते हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में की। कहाँ पर की? इंग्लैंड के अंदर की। और तीसरा प्रश्न यहाँ पर बनता है कि इंडिया हाउस द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा था? इंडियन सोशलोजिस्ट। तीन प्रश्न यहाँ पे बनते हैं। इंडिया हाउस की स्थापना कब की? 1905 में। किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। कहाँ पर की? इंग्लैंड में की, यानी कि विदेश में की। और इंडिया हाउस द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा था? इंडियन सोशलोजिस्ट। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय क्रांति की माता किसे कहते हैं? राइट आंसर आ जाएगा मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की माता कहते हैं। अब देखो इनसे संबंधित जो प्रश्न है उनके बारे में हम एक बार चर्चा करते हैं कि हमें इसके अंदर क्या क्या चीज़ याद करनी है। तो प्रश्न ये बन गया कि भारतीय क्रांति की माता किसे कहते हैं? मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को। अब देखो भाई, इन्होंने अपनी गतिविधियों का संचालन कहाँ पे किया था? पेरिस में किया था। ठीक है, यानी ये भी विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित थी। तो पेरिस से इन्होंने अपने क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया था। और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, सबसे पहले भारतीय झंडा कब और किसने कहाँ फहराया था? तो सबसे पहले 1907 के अंदर स्टुटगार्ट जो जर्मनी के अंदर है, वहाँ पर द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का एक सम्मेलन हुआ था और वहाँ पर मैडम भीकाजी रुस्तम कामा ने भारत का राष्ट्रीय झंडा फहराया था। तो ये प्रश्न भी अक्सर पूछा जाता है।
अगला प्रश्न हमारा, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो पहला प्रश्न तो यहीं से बनता है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई, किसने की? ठीक है, और इसने कौन सा समाचार पत्र निकाला और उस समाचार पत्र का मुख्य पृष्ठ के ऊपर क्या लिखा होता था? 5 प्रश्न इस प्रश्न में से बनते हैं। पहले प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई। एक बात, इसकी स्थापना कब और किसने की? तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल ने। ठीक है, यानी गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की, 1 नवंबर 1913 को की। और गदर पार्टी के द्वारा गदर नामक समाचार पत्र भी निकाला जाता था। किसकी याद में निकाला जाता था? 1857 की क्रांति की स्मृति में। तो ये प्रश्न भी बनता है कि 1857 की क्रांति की स्मृति के अंदर कौन सा समाचार पत्र निकाला गया? गदर नामक समाचार पत्र। किसके द्वारा? गदर पार्टी द्वारा। नहीं, ये हाँ, गदर पार्टी द्वारा। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ के ऊपर लिखा होता था अंग्रेजी राज का दुश्मन? ठीक है, या फिर प्रश्न उल्टा घुमा सकते हैं कि गदर नामक समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा होता था? तो गदर नामक समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ के ऊपर लिखा होता था अंग्रेजी राज का दुश्मन। अगला प्रश्न हमारा, कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित कामागाटामारू प्रकरण हुआ। देखो भाई, कामागाटामारू प्रकरण, कामागाटामारू क्या है? पहला प्रश्न यही बनता है, ये एक जापानी जलपोत है। ठीक है, तो देखो कामागाटामारू जो मैटर हुआ था वो कब हुआ था? 1914 में हुआ था। 2-3 प्रश्न जो यहाँ पर याद करने हैं, एक तो कामागाटामारू प्रकरण कब हुआ? 1914 में हुआ। किससे संबंधित है कामागाटामारू? ये एक जापानी जलपोत है। तो भाई क्या हुआ? 1914 के अंदर बाबा गुरदीप सिंह थे, इन्होंने एक जापानी जलपोत जिसका नाम था कामागाटामारू, वह किराए पे लेके और 376 यात्रियों को, अब इसमें यात्रियों की संख्या भी पूछी जा सकती है, 376 यात्रियों को लेकर वो सिंगापुर से बेंकाउर जा रहे थे, यानी कनाडा के लिए जा रहे थे। जबकि कनाडा सरकार ने जलपोत को वहाँ से वापस कर दिया, यानी इनको वहाँ पर उतरने नहीं दिया। तो ये वापस जलपोत है, ये अपने कलकत्ता बंदरगाह के ऊपर पहुंची। और कलकत्ता बंदरगाह के ऊपर पहुंची तो यहाँ पर भी ब्रिटिश के यहाँ पर जो मतलब सैनिक थे, उन्होंने इनको बंदरगाह पर नहीं उतरने दिया और यहाँ पर सिपाहियों और उनके बीच में झड़प हुई, जिसके अंदर 22 व्यक्ति मारे गए, 22 यात्री मारे गए। तो ये कामागाटामारू प्रकरण है। तो अपने को 2-3 फैक्ट याद कर रहे हैं। कब हुआ? 1914 में हुआ कि, और ये जो कामागाटामारू है ये क्या है? ये जापानी जलपोत का नाम है। बाबा गुरदीप सिंह इससे संबंधित हैं। कितने यात्रियों को लेके गए थे? 376 यात्रियों को लेके गए थे सिंगापुर से बेंकाउर। वहाँ की सरकार ने उतरने नहीं दिया, वापस कलकत्ता बंदरगाह पे आए, पुलिस और इनके बीच में झड़प हुई, 22 यात्री मारे गए। दैट्स ऑल। अगला प्रश्न हमारा, HRA की स्थापना कब और कहाँ हुई? HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। यहाँ पर 2 चीज़ें हमको याद करनी है, HRA और HSRA, यानी बीच में सोशियोलॉजिस्ट लग जाएगा। HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना पहले हुई थी, HSRA की बाद में हुई थी। तो हम बात करते हैं सबसे पहले HRA, ये द्वितीय क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित है, दूसरे चरण से संबंधित है। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1924 के अंदर कानपुर में। यानी कि HRA की स्थापना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 के अंदर कानपुर में सचिंद्र सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल ने की थी। प्रश्न यहाँ से 4 बनते हैं। HRA की स्थापना कब हुई? 1924 में हुई। कहाँ हुई? कानपुर में हुई। किसने की? सचिंद्र सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल ने की। अगला प्रश्न हमारा, दोस्तों ये प्रश्न चल रहे हैं द्वितीय क्रांतिकारी आंदोलन था उससे संबंधित हैं। ये जो अपना दूसरा चरण जो चला था असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के बाद, उनसे संबंधित ये प्रश्न चल रहे हैं हमारे। अगला प्रश्न है, नौजवान भारत सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, 1926 के अंदर भगत सिंह द्वारा। ठीक है, तो अपने को कैसे याद करना है? HRA की स्थापना 1924 में, नौजवान भारत सभा 2 साल के गैप के अंदर 1926 में, और HSRA की स्थापना और 2 साल का गैप 1928, यानी 1924, 1926, 1928। 1924 के अंदर HRA सचिंद्र सान्याल ने की थी। ठीक है, और 1926 के अंदर नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने की थी। और अगला प्रश्न हमारा, HSRA की स्थापना। तो दोस्तों HSRA की स्थापना 1928 के अंदर दिल्ली के अंदर हुई थी, और इसकी स्थापना के अंदर मुख्य भूमिका थी चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त और यतीन्द्र नाथ, यानी कि द्वितीय क्रांतिकारी आंदोलन के जो मुख्य जो सूत्रधार थे, जो अपने देशभक्त थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी।
तो दोनों में अंतर कैसे करना है? 1924 HRA 1924, जबकि SSRA 1928। HRA की स्थापना कानपुर में, जबकि HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 के अंदर दिल्ली में हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 30, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? तो भाई इसमें राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 23 मार्च 1931 को। दोस्तों अब यहाँ पर दो तीन प्रश्न बनते हैं। एक तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को किस केस के तहत इनको फांसी की सजा दी गई? तो इनके ऊपर भाई इन्होंने कारनामे तो इन्होंने बहुत किए थे। इन्होंने जैसे भाई अपने पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने जो असेंबली के अंदर बम फेंका था वो केस भी चला था इनके ऊपर। सांडस की हत्या भी की थी इन्होंने, वो केस भी चला था। तो इनके सारे केस को इन्होंने द्वितीय लाहौर षड्यंत्र केस नाम दे दिया। हमने पढ़ा था प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस 1915 के अंदर हमने पढ़ा था, और यह द्वितीय लाहौर षड्यंत्र केस। इसके तहत इन सब के ऊपर मुकदमा चलाया गया और इसके तहत ही इनको फांसी की सजा दी गई। तो उसके तहत क्या हुआ भाई कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटकाया गया। दोस्तों यहाँ पर हमें दो तीन बातें और याद करनी है कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन के बीच में समझौता भी हुआ था। उसके अंदर भी गांधी जी इन देशभक्तों की फांसी को माफ़ कराने में सफल नहीं हो पाए थे, और 23 मार्च के बाद में, इसके 5-7 दिन बाद में, कांग्रेस का 1931 के अंदर कराची अधिवेशन भी हुआ था, जिसके अंदर युवाओं ने महात्मा गांधी जी और कांग्रेस के अन्य नेताओं को काले झंडे दिखाए थे, उनका विरोध किया था। क्यों? क्योंकि उसी समय 5-7 दिन पहले ही 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव को फांसी की सजा हुई थी। तो देशवासी बहुत आहत थे इनसे, और उनका मानना था कि गांधी जी चाहते तो इनकी फांसी रुकवा सकते थे। इसलिए गांधी जी के प्रति उनके मन के अंदर निराशा की भावना थी। तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। जबकि चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु है वो इनसे कुछ दिन पहले फरवरी के लास्ट के अंदर, यानी 27-28 फरवरी को 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क के अंदर पुलिस मुठभेड़ के अंदर उनकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 32, निम्न में से कौन काकोरी कांड में शामिल नहीं था? तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह। तो यहाँ पर हमें क्या याद करना है? देखो भाई, काकोरी कांड, काकोरी षड्यंत्र केस, काकोरी कांड है वो कब घटित हुआ, किसके द्वारा? HRA के द्वारा, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा। कब? 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर और लखनऊ रेलवे लाइन के ऊपर काकोरी नामक स्थान के ऊपर सरकारी खजाना लूटा था। कौन कौन शामिल था? ये प्रश्न अक्सर आता है। ये प्रश्न मैंने इस हिसाब से ही बनाया। प्रश्न यही आता है कि निम्न में से कौन काकोरी कांड में शामिल नहीं था। ठीक है, तो इसमें कौन कौन शामिल था? राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खान। चारों के नाम अपने को याद करने हैं। अगला प्रश्न हमारा, सांडर्स हत्याकांड कब हुआ था? तो इसमें राइट आंसर हमारा आ जाएगा 17 दिसंबर 1928 को। दोस्तों सांडर्स हत्याकांड के बारे में अगर हम थोड़े सा पृष्ठभूमि के अंदर देखें तो साइमन कमीशन, उसके बारे में आगे प्रश्न आएंगे, हम अच्छे से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट में बात कर लेते हैं। साइमन कमीशन भारत आया और पूरे देश के अंदर उसका विरोध प्रदर्शन हुआ। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए और उसके विरोध प्रदर्शन के दौरान ही पंजाब के अंदर एक रैली का आयोजन किया जा रहा था, जिसके अंदर लाला लाजपत राय भी शामिल थे। तो उसके अंदर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लाला लाजपत राय के ऊपर लाठियाँ बरसाई गई, वो बुरी तरीके से घायल हो गए और 1 महीने के बाद उनकी, और उस घायल अवस्था में ही उनकी मृत्यु हो गई। और उसके 1 महीने बाद में 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर तीनों ने मिलकर लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज के जो आरोपी थे सांडर्स, उनकी हत्या कर दी। और यही घटना सांडर्स हत्याकांड के नाम से जानी जाती है। तो यह घटना 17 दिसंबर 1928 को घटित हुई थी, यानी कि 17 दिसंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु के 1 महीने बाद में सांडर्स की हत्या करके उनकी मृत्यु का बदला लिया गया। अगला प्रश्न हमारा, मास्टर दा के नाम से जाने जाते थे? मास्टर दा के नाम से सूर्य सेन जाने जाते थे। राइट आंसर आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी। अब सूर्य सेन के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। एक तो सूर्य सेन को मास्टर दा के नाम से जानते थे। ठीक है। दूसरा, सूर्य सेन के नेतृत्व के अंदर अप्रैल 1930 के अंदर चटगांव शस्त्रागार के ऊपर आक्रमण करके हथियारों को लूटा गया था, हथियारों के ऊपर कब्जा किया गया था। तो यहाँ पर प्रश्न आता है, चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण के से कौन संबंधित थे? तो सूर्य सेन संबंधित थे और चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण अप्रैल 1930 में किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानमंडल में बम कब फेंका था?
तो दोस्तों भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानमंडल के अंदर बम है वो 8 अप्रैल 1929 को फेंका था। और बम फेंकने का कारण क्या था? ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल पर चर्चा के समय फेंका गया था। और इनका उद्देश्य ये था कि इनका उद्देश्य किसी को हताहत करना नहीं था। इन्होंने बम है वो खाली जगह के ऊपर फेंके थे। इन्होंने पर्चे भी बांटे थे। इनका मानना था कि सोई हुई सरकार को जगाने के लिए हम बम के धमाकों से उनको जगाना चाहते हैं, और अगर ये चाहते तो वहाँ से भाग सकते थे, लेकिन इन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी। इनका मानना था, ये चाहते थे कि हम न्यायपालिका के माध्यम से कोर्ट में जाके और ब्रिटिश सरकार की नीतियों के विरुद्ध हम उनकी पोल खोलें और अपने विचारों को जनता तक पहुंचाएं। तो दोस्तों, ये हमने इस वीडियो के अंदर 25 प्रश्नों की व्याख्या सहित हमने इनका हल किया। और दोस्तों 35% 30% के हम एक एक वीडियो बनाएंगे इस टॉपिक से संबंधित, और 4 वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लिंक को ज़रूर शेयर करें।